है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। हिंदी फॉर ऑल की इस सीरीज में आज हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रख के फ्रेम किए गए हैं, जो कि वीडियो, टेट, सी टेट, रेलवे आदि एग्जाम्स के लिए उपयोगी होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदी व्याकरण किसी भी एग्जाम में पूछा जाए वह बदलता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, और जो कि हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए आपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक या फिर ऑप्शन डी कर्म कारक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वह अगले साल आएगा, यहाँ पे मे का लोप कर दिया गया है, अगले साल में आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आइए उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कारक चिन्ह और उसके अर्थ। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण से, के द्वारा या साधन के रूप में प्रयोग है जो चीज़ है। संप्रदान कारक को और के लिए, आपादान कारक से या अलगाव के लिए, संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अधिकरण कारक में, पै, पर और संबोधन कारक हे, अरे, अजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी भाषित, ऑप्शन सी बलिष्ठ या फिर ऑप्शन डी अस्त। उदय का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि उदय का विलोम होगा अस्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। मैं आपका आभारी हूँ यह तो वर्तमान काल होगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, पढ़ने ही वाला था, ऐसा कहा गया है कि मैं पढ़ने वाला था लेकिन पढ़ा नहीं, तो यह भी भविष्यत काल नहीं हुआ। मैंने एक पेड़ काट लिया, यानी कि काट लिया है, बात पास्ट की हो रही है, तो इसमें भी भविष्यत नहीं होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, गा गेगी जिसमें आए वह भविष्यत काल का ही एग्जाम्पल होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको देखते हैं। 4 और 5 में निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो हमारी जो क्वेश्चन है इस प्रकार है कि ऊँट के मुंह में जीरा, इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, ऑप्शन सी है बड़े प्राणी को सांत्वना देना, ऑप्शन डी है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देने के लिए प्रयोग किया जाता है ऊँट के मुंह में जीरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आपको बताना है जूते चाटने का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए इधर उधर घूमना, ऑप्शन बी घूंस देना, ऑप्शन सी जूतों को चमकदार बनाना या फिर ऑप्शन डी खुशामद करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जूते चाटने का अर्थ हुआ चापलूसी करना या फिर खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इसमें भी निर्देश है 6 और 7 वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। माता जी को, ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी शुभाकांक्षा, ऑप्शन सी प्रणाम, ऑप्शन डी स्नेह। तो यहाँ पे क्या आएगा? माता जी को प्रणाम, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है के लिए एक शब्द क्या होगा वह आपको बताना है। ऑप्शन ए अभ्यागत, ऑप्शन बी गणमान्य, ऑप्शन सी अतिथि या फिर ऑप्शन डी असामयिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि अतिथि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए।
ऑप्शन ए पंकिल, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी नीरद या फिर ऑप्शन डी निर्मल। तो पंकिल का मतलब कीचड़ हो जाएगा, तो यह तो होगा नहीं स्वच्छ का पर्यायवाची नीरज। यह कमल का पर्यायवाची होगा नीरज, जो कि बादल का पर्यायवाची होगा निर्मल का अर्थ ही स्वच्छ होगा, इसलिए निर्मल स्वच्छ का पर्यायवाची होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार हैं। दिए गए वाक्यांशों में आपको त्रुटि बतानी है कि किस ऑप्शन में त्रुटि है। अगर वह ही किसी में त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें जो त्रुटि वाला भाग है वह है लीची खरीदने हैं। इस वाक्य में त्रुटि है, क्योंकि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदना है होगा, खरीदने नहीं, खरीदने की जगह खरीदना होगा, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें भी यही काम इसमें भी करना है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे एक और रहेगा कहते, तो आपको बताना है कि इसमें से किस भाग में त्रुटि है। तो अपने अपने किताबें नहीं, अपनी अपनी किताबें होना चाहिए, तो इसमें पहले ही ऑप्शन में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। प्रश्न 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो हमारा शब्द है प्रमत्त, उसका एक स्वेच्छाचारी अर्थ लिखा गया है, दूसरा आपको बताना है। ऑप्शन है उन्मत्त, ऑप्शन बी प्रपीड़ित, ऑप्शन सी परितप्त, या फिर ऑप्शन डी उत्कृष्टम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि उन्मत्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें भी सेम काम करना है। कनक का एक अर्थ आपको दिया है धतूरा, और कनक का एक अर्थ आपको धतूरा दिया है और दूसरा आपको बताना है। ऑप्शंस हैं प्रसाद, ऑप्शन बी कसौटी, ऑप्शन सी आभूषण, या फिर ऑप्शन डी सोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक का होता है सोना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए रीति प्लस अनुसार, या फिर ऑप्शन बी रीत्य प्लस अनुसार, या फिर ऑप्शन सी ऋतु प्लस अनुसार, या फिर ऑप्शन डी रीत प्लस अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि रीति प्लस अनुसार। और यह कौन सी संधि होगी, तो यह होगी यण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको 14वें और 15वें क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार है। वह एक महिला विद्वान थी, गलत, क्योंकि यहाँ पे विद्वान पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, महिला के लिए विद्वान नहीं होता है। वह एक विदुषी महिला थी, यह वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है। आगे फिर भी देख लेते हैं। एक विदुषी महिला थी वह, नहीं, इसमें अरेंजमेंट सही नहीं है, इसलिए यह गलत है। वह एक विद्वान महिला थी, इसमें भी विद्वान आ गया तो यह भी गलत हो गया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन बी है वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। ऑप्शन सी है एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन डी है वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सप्रमाण लिखा है, अगर सप्रमाण लिखा है तो इन ऑप्शनों में सहित की क्या ज़रूरत। एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यह वाक्य ज़्यादा सही लग रहा है अन्य के मुकाबला, इसलिए हमारा ऑप्शन इस हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों में 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी सहृदय, ऑप्शन सी सहचर, या फिर ऑप्शन डी सहकार।
तो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि किसी की सहायता करने वाले को सहायक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निस्वार्थ, ऑप्शन बी पुण्य आत्मा, ऑप्शन सी हितैषी या फिर ऑप्शन डी सहायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भला चाहने वाले को हितैषी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुनि रूखी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस या फिर ऑप्शन डी संयोग श्रृंगार रस। तो इन पंक्तियों को पढ़ के जो आपको भाव मिलता है वह भाव मिलता है वियोग का, किसी का करुणा का, ऐसे ही भाव मिलते हैं। तो ऐसे जो भाव मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं वियोग श्रृंगार रस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विद्वंती, ऑप्शन सी विद्यामती, ऑप्शन सी विद्यावंती, ऑप्शन बी है विवंती। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्रांगण, ऑप्शन सी उद्वेग या फिर ऑप्शन डी आश्रम। तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग में आए हैं। तो इनमें से वह कौन सा शब्द ऐसा है जो अपने संस्कृत से हिंदी में आने पे रूप परिवर्तन के साथ आया हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्यास हमारा तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या फिर ऑप्शन डी रूपक। तो यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, यह शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों ही बार अर्थ अलग अलग दे रहा है। काली घटा, एक घटा का मतलब यहाँ पे बादलों से लिया गया है और दूसरी घटा का मतलब घमंड घटा यानी कि कम होना से है। एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ गया है, तो यह ऐसा कौन सा अलंकार होता है? तो ऐसे अलंकार में को हम यमक अलंकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं या फिर ऑप्शन सी चाकुओं, ऑप्शन डी चाकू। तो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन वही शब्द ही होते हैं, वो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। आइए देखते हैं ऐसे कुछ शब्दों को। तो उसमें मुख्यतः इसे हम थोड़े ही शब्दों को यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि समाचार हुआ, प्राण हुआ, हस्ताक्षर हुआ, बाल हुआ, लोग हुआ, प्रजा हुई, होश हुआ, आंसू हुआ। ऐसे ही शब्द अक्षत हुआ, दर्शन हुआ, दाम हुआ, ये सब शब्द जो हैं सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व। तो त्रिवेणी शब्द इसका हम देखते हैं विग्रह करके, तो ये होगा 3 वेड़ियों का समाहार, यानी कि पहला शब्द संख्यावाचक दिख रहा है तो यहाँ पे हम जाएंगे द्विगु समास के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए तीखा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी निकृष्ट, ऑप्शन डी गहरा। दोस्तों, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में एज इट इज प्रयोग होते हैं जैसा कि संस्कृत में होते थे। बिना रूप परिवर्तन के आए हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में
का जो राइट आंसर होगा वह होगा निकृष्ट। जैसे आधे अधूरे शब्द होते हैं वह मुख्यतः तत्सम ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। आपको बताना है कि यह अत्यधिक शब्द सही रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि अत्यधिक ऐसे सही रूप से लिखा जाता है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो और आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशन होगा। मिलते हैं फिर आपसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।